साइंटिस्ट और इसके कंपोजिशन के बाद अपन बात करते हैं। पहला अपन ने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है या किसकी बनी होती है, प्रोटीन। कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। पहले मैं आपको एक्चुअल सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा हूं, फिर उसके बाद बहुत सारे सिद्धांत थ्योरीज भी दी गई, उनमें क्या गलतियां थी वो भी बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन में जनरली जो प्रोटीन होते हैं, मोस्ट ऑफ प्रोटीन कौन से होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और जितने भी प्रोटीन है उसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेल की सरफेस पर जो पाए जाते हैं उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, चाहे वो इंटरनल सरफेस पर हो चाहे एक्सटर्नल सरफेस पे हो। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर या मेम्ब्रेन के बीच में धसे जो प्रोटीन है उनको कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये देखो, एक्सटर्नल प्रोटीन और इंटरनल प्रोटीन भी कह सकते हैं। एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन टोटल प्रोटीन का कितना परसेंट होते हैं? 30%। और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कौन से होते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है इन्हीं को ही कौन से प्रोटीन कहा जाता है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन 70% इंट्रिंसिक प्रोटीन है, उन्हीं को ही ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन 30%। इससे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है ये देखते हैं। मैं आपको दो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम बताता हूं, एनकाइट्रीन और स्पेक्ट्रीन। दो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है और इन दोनों का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये दोनों आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं। ये दोनों एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहां पाए जाते हैं? आरबीसी की सरफेस पर। और इस बात का क्या इंपॉर्टेंस है वो यहां देखते हैं। आरबीसी ब्लड कैपिलरीज में फ्लो करती है, रक्त केशिकाओं में फ्लो करती है। ब्लड कैपिलरीज रक्त कोशिकाओं में बहती है। रक्त केशिका या ब्लड कैपिलरीज का जितना डायामीटर होता है आरबीसी का साइज उससे भी बड़ा होता है। सपोज दैट ब्लड कैपिलरी इतनी है तो आरबीसी इससे बड़ी साइज की होती है। तो फिर इस ब्लड कैपिलरीज में से आरबीसी जाएगी कैसे? तो इसकी शेप और साइज इन प्रोटीन के कारण उनमें एक तरीके से इलास्टिसिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और ये ज्यादा साइज की आरबीसी भी किसमें से फ्लो कर जाती है? ब्लड कैपिलरीज में। एनकाइट्रीन और स्पेक्ट्रीन प्रोटीन आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं जो आरबीसी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रत्यास्थता कह सकते हैं, लचकता कह सकते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी आसानी से ब्लड कैपिलरीज में से फ्लो हो जाती है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये देखते हैं। सपोज दैट यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। कोई दो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसे इस पूरी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में ऐसे सेट हो जाते हैं, आर पार। देखो सेल मेम्ब्रेन के कंटेंट में फॉस्फोलिपिड है, प्रोटीन है। फॉस्फोलिपिड का कंटेंट भी ज्यादा होता है तो कोई भी तेलीय चीज तो आसानी से मेम्ब्रेन से अंदर जा सकती है, लेकिन जो ऑयल में आसानी से डिसॉल्व नहीं हो सकती वो सेल के अंदर कैसे जाएगी? इसके लिए दो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं और इस तरीके की संरचना को अपन क्या क्या कह सकते हैं वो देखिए। ये पोर्स भी होते हैं, छिद्र,
जैसे एक जानकारी है, एक्वापोर सेल मेम्ब्रेन में ऐसे ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से बने एक्वापोर होते हैं, और एक्वा का रिलेशन आपको पता ही है जल से, तो जल इनके द्वारा आसानी से अंदर बाहर हो सकता है। दूसरी बात है चैनल। ये देखिए, ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से ही चैनल बना होता है। बस चैनल की क्या खास बात होती है कि ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें से कोई भी आयन आ या जा सकता है विदाउट एनर्जी कंजप्शन। जैसे सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चैनल्स हैं। ऐसे ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इसी तरीके से एडजस्ट होकर और पंप का निर्माण भी करते हैं। और जैसे आपको आइडिया हो, एक तो होता है सोडियम पोटेशियम पंप, और आपको पता हो तो न्यूरॉन में तंत्रिका कोशिका में नर्व इंपल्स या तंत्रिका आवेग जनरेट करने के लिए कौन से पंप जिम्मेदार होते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। एक और पंप है एच के पंप। ये देखो, एच के, थप्पड़ मारो खींच के, एच के पंप। और ये पंप कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पर। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन जिस पंप के द्वारा एनर्जी का निर्माण करता है, उस पंप का नाम क्या है? एच के। H प्लस को प्रोटॉन भी कह सकते हैं, इसलिए इसको प्रोटॉन पोटेशियम पंप भी कह सकते हैं। H प्लस प्रोटॉन है, और आपको भी पता है ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है ये न्यूक्लियस, और ये बाहर फर्स्ट सेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन है, और अंदर इसके न्यूक्लियस में कौन है? एक प्रोटॉन। H प्लस का क्या मतलब है? ये देखो प्लस, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, जब था ही एक उसको भी डोनेट कर दिया। अब ये H प्लस हो गया, और H प्लस के अंदर क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन। तो जब भी आपको H प्लस बोला जाए, आप समझ जाए प्रोटॉन। और अभी मैंने आपको बोला कि H प्लस और पोटेशियम प्लस के प्लस पंप, और H प्लस की जगह प्रोटॉन। तो सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन प्रोटीन के बारे में अपन ने बात कर ली थी। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या क्या होता है, कौन से प्रोटीन मोस्टली सेल मेम्ब्रेन में, तो मैंने आपको बता दिया था ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब अपन फोस्फोलिपिड के बारे में, जो सेल का मेन कंपोनेंट्स है सेल मेम्ब्रेन का, वो है फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड इसमें क्या होगा? हेड वाले पार्ट में फैटी एसिड की जगह फॉस्फेट आ जाता है, और देखो इसमें चार्ज है, तो ये फॉस्फेट वाला जो पार्ट है वो हेड में, और बाकी जो कार्बन वाली या हाइड्रोकार्बन वाली श्रृंखला है, चैन है, वो टेल में। फोस्फोलिपिड का हेड वाला भाग जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और हाइड्रोफिलिक का मतलब है जलरागी, जो आसानी से जल में विलय हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। और ये वाला टेल वाला पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक होता है, और इसको कहते हैं जल विरागी, और ये आसानी से तेल में विलय होता है, ऑयल में, जल में नहीं होता। फोस्फोलिपिड में हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक है, इसलिए अगर इसकी नेचर बोली जाए तो इसको अपन उभयधर्मी भी कह सकते हैं। बोले तो एम्पीपैथिक नेचर का, एम्पीपैथिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोस्फोलिपिड की नेचर क्या होती है? हेड में हाइड्रोफिलिक नेचर कौन से आयन की वजह से? फॉस्फेट आयन की वजह से।
और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट फॉस्फोलिपिड में होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एम्फीपैथिक नेचर का बोलेंगे। दूसरी बात यह है, नेक्स्ट जब अपन सेल के बारे में जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने थ्योरी दी है उसके बारे में बात करेंगे, तो याद करो, आपको पता है एक मॉडल आएगा फ्लूइड मोजेक मॉडल। अपन अभी सबके बारे में बात करेंगे। फ्लूइड मोजेक मॉडल, तरल मोजेक सिद्धांत, ये देखिए फ्लूइड मोजेक मॉडल। तरल मोजेक सिद्धांत किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन 1972 में दिया था। अभी मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली थी, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड। आप समझ रहे हैं, लिपिड के समुद्र में प्रोटीन ऐसे तैरते रहते हैं जैसे बर्फ पानी के ऊपर तैरती रहती है। प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड, ये बात फ्लूइड मोजेक मॉडल ने बोली। लेकिन इस सेंटेंस से अपने को यह भी पता लगता है कि लिपिड या फॉस्फोलिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लूइडिटी, तरलता, गतिशीलता, मोबिलिटी। तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, मोबिलिटी, गतिशीलता प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, फॉस्फोलिपिड या लिपिड। इसलिए अपन फॉस्फोलिपिड के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, यहां अपन बात कर रहे हैं फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये जो डिपेंड करेगी वो किस पर डिपेंड करेगी, फॉस्फोलिपिड पर। ये देखिए, दूसरा टेम्परेचर पर, और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, इस फॉस्फोलिपिड में जो फैटी एसिड है उनकी अनसैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड पर। इन तीनों बातों पर फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड करती है। तो फॉस्फोलिपिड के बारे में मैंने आपको एक और बात बताई कि फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट की वजह से इनका हेड हाइड्रोफिलिक, टेल हाइड्रोफोबिक। एक जनरल बात निकोलसन और सिंगर ने जो बात बोली उससे से रिलेट मैंने आपको बताया। एग्जाम में सवाल यह है कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिसाइड कौन करेगा, तो फॉस्फोलिपिड, और परमिएबिलिटी या पारगम्यता कौन डिसाइड करेगा, या सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कौन डिसाइड करेगा। तो फिर अपन किसके बारे में बात करेंगे, इससे पहले जो अपन ने बात की है प्रोटीन के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अब देखिए,